हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास से हमने न्यूमेरिकल डिस्कशन का एक सेशन स्टार्ट किया था कि वन बाय वन करके अभी तक आपने जो भी कॉन्सेप्ट स्टडी किया है, जितने वीडियो लेक्चर आपने सुने हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया है, उन पर न्यूमेरिकल डिस्कस हो जाए। जब न्यूमेरिकल डिस्कस हो जाएगा तो आपकी कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगी। और एक प्रॉब्लम आपकी जरूर होती होगी कि जब आप थ्योरी तो आपके समझ में आ जाती है, वीडियो लेक्चर भी समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठते हैं, न्यूमेरिकल करने बैठते हैं, चाहे वो एकेडमिक लेवल का हो, चाहे आईआईटी मेंस का हो, चाहे आईआईटी एडवांस का हो, या नीट का हो, या आपका अदर एग्जामिनेशन हो, केबीपीवाई हो, या इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड हो, तो जब आपके सामने न्यूमेरिकल आ जाता है तब आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, यहाँ क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आ भी जाता है तो इतना ज़्यादा टाइम वो कंज्यूम कर लेता है कि आपके अदर क्वेश्चन का टाइम भी उसमें कंज्यूम हो जाता है, आपके लिए टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए शुरुआत में हमारा भी न्यूमेरिकल में उतना कमांड नहीं था, फिर हमने धीरे धीरे जब न्यूमेरिकल पर कमांड किया तो न्यूमेरिकल जो है वो अच्छा हो गया। तो हम समझते हैं आपको भी न्यूमेरिकल पर शुरू से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आप न्यूमेरिकल को में स्ट्रांग हो जाएं, न्यूमेरिकल को अच्छा कर पाएं। तो आइए हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 9 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया था। 10th क्वेश्चन था न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालना, उसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं। ये आपके बेसिक को स्ट्रांग करने के लिए हमने इन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है, जिससे जो छोटे छोटे कन्वर्जन हैं आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाए। और आप हैं होशियार स्टूडेंट, हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये मुझे पक्का यकीन है, और आप बहुत आगे बढ़ेंगे ये भी मुझे पता है। आप चैनल पर जाएंगे और उसको सब्सक्राइब करेंगे। चलिए हम आगे शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, है न्यूमेरिकल सॉल्विंग ट्रिक। न्यूमेरिकल सॉल्विंग ट्रिक मीन्स हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का गुरु मंत्र कैसे सीखें, उसकी ट्रिक कैसे सीखें, हम न्यूमेरिकल में मास्टर कैसे बने, हम क्वेश्चन के मास्टर कैसे बने, कि कोई भी बुक का किसी भी कंपटीशन का किसी भी लेवल का हो तो हम उसको चुटकी बजाते कैसे सॉल्व कर दें। तो देखिए अब इसको फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट दिया गया है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। इसका मतलब हो गया द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डॉट डॉट मीटर क्यूब। यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। मतलब क्या हुआ, कोई एक क्यूब है, कोई एक क्यूब है, उसकी साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर है, कोई एक क्यूब है उसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम कितने मीटर क्यूब होगा ये आपको बताना है। चलिए देखिए कैसे डिस्कस करते हैं, इसके सलूशन का डिस्कशन करते हैं। देखिए ये आपका कोई एक क्यूब है, ये आपका कोई एक क्यूब है, इसकी साइड ए बी है, इसकी साइड ए बी है। अब सपोज कर लो कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, वो आपके चाहे AKTU में आ जाए, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आ जाए, या आप उसको UPSEE बोलते हैं उसमें आ जाए, या IIT मेंस में आ जाए, या नीट में आ जाए, कहीं पर अगर आ जाए तो आप कैसे कन्वर्जन करेंगे। देखिए ये क्यूब है, इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, इसका वॉल्यूम अगर आपसे पूछा जाए तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो अगर साइड 1 सेंटीमीटर दी गई होगी तो वॉल्यूम 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर साइड 1 मिलीमीटर दी गई होगी तो वॉल्यूम 10⁻⁹ मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर साइड 1 डेकामीटर दी गई होगी तो वॉल्यूम 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर साइड 1 डेसीमीटर दिया गया होगा तो वॉल्यूम 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। एक बार मैं फिर बता दूं, इसमें इन सारी चीजों की जरूरत न्यूमेरिकल में बार बार पड़ती है। अगर साइड 1 सेंटीमीटर दी गई है तो वॉल्यूम हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अगर साइड 1 मिलीमीटर दी गई है तो वॉल्यूम हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर क्यूब। अगर साइड आपकी 1 डेकामीटर दी गई है तो वॉल्यूम हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। अगर साइड आपकी 1 डेसीमीटर दी गई है तो वॉल्यूम हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब।
अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम एक आपको कैलकुलेट करके दिखा दे रहे हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर, 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर। तो 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब कर दीजिए, तो 10⁻² मीटर का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब, ये आपका आ जाएगा। इसी तरीके से 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर, तो 1 मिलीमीटर का क्यूब करेंगे तो 10⁻³ मीटर का होल क्यूब आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। 1 डेकामीटर होता है आपका 10 मीटर, तो 1 डेकामीटर का क्यूब करेंगे तो 10 मीटर का क्यूब हो जाएगा, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब आ जाएगा। 1 डेसीमीटर होता है 10⁻⁻1 मीटर, 1 डेसीमीटर हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर, और 1 डेकामीटर क्यूब करेंगे 10⁻⁻1 मीटर का क्यूब करेंगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब आ जाएगा। तो आपका ये जो है आंसर हो जाएगा। ये बार बार आपको न्यूमेरिकल मीन की जरूरत पड़ेगी तो आप ये मेमोराइज कर लेंगे, इसको समझ लेंगे। चलो हम इसके बी पार्ट की बात करते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ... मिलीमीटर स्क्वायर। द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर स्क्वायर। मीन्स ये कोई एक सॉलिड सिलेंडर है, ये कोई एक सॉलिड सिलेंडर है। देखिए ये सॉलिड सिलेंडर है, इसकी रेडियस r है, इसकी हाइट h है। ये एक सॉलिड सिलेंडर है, रेडियस r है, हाइट h है। आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है। चलिए इसके विषय में कुछ पहले डिस्कस कर लेते हैं, तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका वॉल्यूम होता है πr²h। अगर h के प्लेस पर l दिया गया है तो πr²l हो जाएगा। अगर हाइट के प्लेस पर आपको सिलेंडर की लेंथ गिवन है तो ये आपका πr²l हो जाएगा। तो वॉल्यूम हो जाएगा πr²l। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है जैसे ये है आपका सिलेंडर, तो ये जो एरिया है इसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh या 2πrl बोलते हैं, 2πrh या 2πrl बोलते हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया में एरिया ऑफ द बेस और बॉटम ऐड कर देते हैं प्लस 2πr² तो हो जाता है 2πrh प्लस r। जब आपसे कहा जाए सरफेस एरिया निकालिए, इसका मतलब वो कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrl, तो 2π की वैल्यू हो गई 3.14, 2πreh होता है तो 2π की वैल्यू 3.14 और r हो गया आपका 2 सेंटीमीटर था तो ये 20 मिलीमीटर हो जाएगा। h आपका 10 सेंटीमीटर था तो ये 100 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये 2 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर हमने कर दिया, 10 सेंटीमीटर को 100 मिलीमीटर कर दिया, तो हो जाएगा 314 इंटू 40, तो आ जाएगा 12560 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, a vehicle moving with 18 km/h covers meter in 1 second। मीन्स कोई एक व्हीकल्स है वो 18 km/h से चल रही है, इसका तो 1 आवर में 18 किलोमीटर वो कवर कर रही है। तो आपको बताना कितने मीटर वो 1 सेकंड में कवर करेगी, कितने मीटर वो 1 सेकंड में करेगी। इसका मतलब इसकी जो km/h में स्पीड दी गई है उसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। km/h में जो दी गई है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे। स्पीड अगर आपको km/h में दी गई हो, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो देखिए कैसे करते हैं। 18 यहाँ किलोमीटर है, यहाँ क्या चाहिए, मीटर चाहिए। तो अब 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, तो देखिए हमने 18 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आवर है, यहाँ पर सेकंड चाहिए। 1 आवर होता है 60 मिनट और 1 मिनट होता है 60 सेकंड, तो इंटू 60 कर दिया। आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 18 km/h जो है 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई बॉडी अगर 1 आवर में 18 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो 1 सेकंड में वही बॉडी 5 मीटर ट्रेवल करेगी। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा,
5 मीटर। क्या हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। अब आपको अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कुछ वैल्यू ये लर्न रखना, बार बार न्यूमेरिकल में आएगी। 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। 36 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। 54 किलोमीटर पर आवर 15 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। 72 किलोमीटर पर आवर 25 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। और 1 मीटर पर सेकंड, अगर आपको 1 मीटर पर सेकंड 3.6 किलोमीटर पर आवर के इक्वल होता है। 1 मीटर पर सेकंड जो है 3.6 किलोमीटर पर आवर के इक्वल होता है। कैसे? 1 मीटर पर सेकंड को किस में लाना है? किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर होता है 10⁻³ किलोमीटर और 1 सेकंड आपका होता है 1/3600 आवर्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो 1 मीटर पर सेकंड 3.6 किलोमीटर पर आवर के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। इट्स डेंसिटी इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होगी। मतलब लेड है, लेड को पीबी बोलते हैं। इसका 82 एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर 206 होता है और ये सबसे स्टेबल आइसोटोप होता है। तो लेड है जिसकी आपको रिलेटिव डेंसिटी 11.3 दी गई है। तो इसको सीजीएस में इसकी वैल्यू बताना है और एमकेएस में बताना है। सीजीएस का मतलब हो गया कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बताना है। एमकेएस का मतलब हो गया आपको मीटर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में बताना। क्वेश्चन का डी पार्ट है। डी पार्ट में आप देखिए, डी पार्ट में है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। इट्स डेंसिटी इज ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। हमें इसको सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम रिलेटिव डेंसिटी समझ लें कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। देखिए, रिलेटिव डेंसिटी को आरडी से डिनोट करते हैं। अब इसकी डिफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ द डेंसिटी of a substance to the density of water at 4 degrees centigrade is called relative density. Means the ratio of the density of substance to the density of water at 4 degrees centigrade is called relative density. मतलब क्या हुआ कि जिस भी मटेरियल या जिस भी सब्सटेंस की आप बात कर रहे हो उसकी डेंसिटी ले लीजिए और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी ले लीजिए। उन दोनों के रेशियो को हम जो है रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। मतलब रिलेटिव डेंसिटी जो है वाटर को की डेंसिटी को एक रेफरेंस मान करके अदर मटेरियल की डेंसिटी को इन्फॉर्म किया जाता है। मीन्स रिलेटिव डेंसिटी हमें ये बताता है कि कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस वाटर की कंपैरिजन में कितने टाइम्स हैवियर है। रिलेटिव डेंसिटी हमें ये बताती है कि कोई भी गिवन मटेरियल या सब्सटेंस वाटर की कंपैरिजन में कितने टाइम्स हैवियर है या डेंसर है, ये हमें रिलेटिव डेंसिटी बताती है। तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए हम वाटर को की डेंसिटी को एज अ रेफरेंस डेंसिटी लेते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें दो केसेज बन जाते हैं, एक हम सीजीएस सिस्टम में बात करें, एक हम एसआई सिस्टम में बात करें। अगर सीजीएस सिस्टम में हम बात करें तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब अगर डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस निकालेंगे तो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ से डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी इंटू 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका कंक्लूजन ये हुआ कि जब भी आपको किसी भी मटेरियल की डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में निकालना हो, मींस ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में निकालना हो, तो जो उसकी रिलेटिव डेंसिटी दी गई हो बस उतने ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आपको लिख देना है। जब भी आपको किसी मटेरियल की डेंसिटी को
आपको सीजीएस सिस्टम में राइट करना हो तो जो उसकी डेंसिटी दी गई हो सिंपली उतनी को ही 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रिलेटिव डेंसिटी आपकी आ जाती है, रिलेटिव डेंसिटी निकल जाएगी। जैसे हम कह दें कि लेड की रिलेटिव डेंसिटी है 11.3, तो इसकी जो एब्सोल्यूट डेंसिटी हो जाएगी सीजीएस सिस्टम में वो हो जाएगी 11.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। हम कह दें कि वुड की डेंसिटी है 0.6, तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी 0.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। हम कह दें आइस की डेंसिटी है 0.9, तो इसकी हो जाएगी आपकी डेंसिटी 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जो भी आपकी रिलेटिव डेंसिटी दी गई हो उसके आगे ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आप ऐड कर दीजिए तो उसकी डेंसिटी आ जाएगी सीजीएस सिस्टम में। अब हम बात करें एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम में वाटर की डेंसिटी होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एसआई सिस्टम में होती है वाटर की डेंसिटी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल की डेंसिटी एसआई सिस्टम में निकालने के लिए जितनी उसकी रिलेटिव डेंसिटी दी गई है उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसकी डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ जाएगी। तो ये रहा मेथड जो है रिलेटिव डेंसिटी से डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में निकालना, रिलेटिव डेंसिटी से डेंसिटी एसआई सिस्टम में निकालना। एक बात और आपको इन्फॉर्म कर दें कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होता है, वो होता है 1 सीसी 1 सीसी इक्वल टू 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ये आपका जो है वाटर का वॉल्यूम मिनिमम और वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो वाटर की डेंसिटी से जब हम कंपेयर, अब आपका न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इसकी लेड की रिलेटिव डेंसिटी 11.3। अब इसको आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, इसका मतलब सीजीएस में निकालना है। तो अभी मैंने बताया कि सीजीएस में निकालने के लिए रिलेटिव डेंसिटी को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 11.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 11.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। दूसरा आपको निकालना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, मीन्स एसआई सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻³ से, तो आपको हो जाएगा 11.3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 11.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 11.3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आ जाएगा। तो जब भी आपका क्वेश्चन आए रिलेटिव डेंसिटी से तो आप इस तरीके से न्यूमेरिकल इसको सॉल्व कर सकते हैं। और रिलेटिव डेंसिटी से याद रखना ये न्यूमेरिकल में बार बार इनकी जरूरत पड़ती है आपको। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स में। इसका फर्स्ट पार्ट है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू ... ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मीन्स हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करना है। अब आप यहाँ देखिए हमें किलोग्राम से ग्राम में पहुंचना है और मीटर स्क्वायर को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को। सेकंड स्क्वायर सेकंड माइनस टू है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकंड माइनस 2 को हम अपॉन सेकंड स्क्वायर राइट कर सकते हैं। इसको हमें चेंज करना है, देखिए ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर में। इसका मतलब किलोग्राम को किस में चेंज करना है, ग्राम में। अब हमें पता है कि 1 किलोग्राम होता है 10⁻³ आपका ग्राम। हमें पता है कि 1 किलोग्राम होता है 10⁻³ ग्राम। अब यहाँ देखिए 1 मीटर स्क्वायर है, हमें इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। 1 मीटर स्क्वायर होता है 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर होता है 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका ये आ गया। तो 1 किलोग्राम आ गया
10⁻³ ग्राम। 1 मीटर स्क्वायर आ गया 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ सेकंड स्क्वायर है, यहाँ सेकंड स्क्वायर है। अब आपका ये चेंज क्या हो गया, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू आ गया 10⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका चेंज हो गया। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10⁻7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10⁻7। अब हम ये डिस्कस करें कि ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर ये है किसकी यूनिट। देखिए ये यूनिट है वर्क की या एनर्जी की। ये वर्क की यूनिट है या एनर्जी की यूनिट है, किसकी है, वर्क या एनर्जी की यूनिट है। देखिए कैसे, हम आपको ये बता दें, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है मास इंटू एक्सलेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास होता है किलोग्राम, एक्सलेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये देखिए वर्क की यूनिट है। तो ये आपकी एसआई सिस्टम में वर्क की यूनिट है, ये आपकी सीजीएस सिस्टम में वर्क की यूनिट है। ये एसआई सिस्टम में वर्क की यूनिट है, ये सीजीएस सिस्टम में वर्क की यूनिट है। एसआई सिस्टम में वर्क की यूनिट को जूल कहते हैं, तो ये हो गया 1 जूल, ये हो गया 1 जूल। और सीजीएस सिस्टम में वर्क की या एनर्जी की यूनिट को अर्ग कहते हैं, ERG। तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये अर्ग होता है। तो ये हो गया अर्ग। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग हो गया। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग हो गया। तो आपको ये भी याद रखना है कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये वर्क की यूनिट है, ये वर्क की एसआई यूनिट है। और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये वर्क या एनर्जी की सीजीएस यूनिट है, वर्क या एनर्जी की सीजीएस यूनिट है। तो यहां से हम 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग ये भी प्रूव कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिए। चलो अब हम नेक्स्ट बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में है 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच लाइट ईयर। 1 मीटर कितने लाइट ईयर के इक्वल होता है, ये आपको बताना है, ठीक ना। 1 मीटर इक्वल टू कितने लाइट ईयर होता है। चलिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये हमें ऑलरेडी पहले से पता है, हमें पहले से मालूम है। अब आपको मैं बता दूं, जो चीज फाइंड आउट करना होता है उसको इधर लेफ्ट साइड में रखते हैं, और जिसके टर्म में फाइंड आउट करना है उसको राइट साइड में रखते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 मीटर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसके टर्म में, लाइट ईयर के टर्म में। तो जिसको फाइंड आउट करना है उसको यहाँ लेफ्ट में रखते हैं, तो इसको मीटर को यहाँ राइट कर दो। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इक्वल टू 1 लाइट ईयर। तो 1 मीटर इक्वल टू 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। ऊपर जाएगा 10⁻−15 हो जाएगा। इसको 10 इंटू 10⁻16 करोगे, 10/9.46 करोगे, ये आएगा 1.05 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर। तो 1 मीटर हो जाएगा 1.05 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर हो जाएगा। 1 मीटर हो जाएगा 1.05 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर हो जाएगा। ये तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा आपका 1.05 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर हो जाएगा। ये आपका सेकंड बी पार्ट हो गया। सी पार्ट में देखिए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सलेशन की यूनिट है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर ये भी एक्सलेशन की यूनिट है, मींस ये एक्सलेशन है फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 3 मीटर को किस में जाना है, किलोमीटर में। हमें पता है 1 मीटर होता है 10⁻³ किलोमीटर, 1 मीटर होता है 10⁻³ किलोमीटर। तो यहाँ पर आ गया 10⁻³ और 1 सेकंड स्क्वायर होता है 1/3600 आवर स्क्वायर। 1 सेकंड स्क्वायर होता है 1/3600 आवर स्क्वायर। अब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ और ये आ जाएगा 3600 इंटू 3600 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 36 का स्क्वायर होता है 1296 इंटू 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 3.9 इंटू 10⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये हो जाएगा 3.9 इंटू 10⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये सी पार्ट हो गया। क्या हो गया? सी पार्ट हो गया। अब डी पार्ट में देखिए, डी पार्ट में ये है कैपिटल जी।
कैपिटल जी क्या होता है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। किसने इसको डिस्कवर किया था? ये किसने इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया था? सर हेनरी कैवेंडिश ने। किसने? सर हेनरी कैवेंडिश ने। किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा? टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। किसके? टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ये क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, ये प्लेस पर डिपेंड नहीं करता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। अब इक्वल टू, देखिए यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, हमें लाना है सेंटीमीटर क्यूब में, सेकंड स्क्वायर में, ग्राम -1 में। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब थोड़ा इसमें आपको टेक्निकल सोचना होगा। देखो यहाँ पर तो ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है, बात बन जाएगी। यहाँ पर लेकिन देखिए, यहाँ पर न्यूटन है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेकंड है, तो इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये है आपका 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको किसमें चेंज करना है? सेंटीमीटर क्यूब में, सेकंड -2 में, ग्राम -1 में। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सलेशन। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सलेशन। मास का हो गया किलोग्राम, एक्सलेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखिए न्यूटन होती है फोर्स की यूनिट, फोर्स होता है मास इंटू एक्सलेशन। मास हो गया किलोग्राम, एक्सलेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सलेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब है, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब अपन। देखिए 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर क्यूब अपन किलोग्राम इंटू सेकंड स्क्वायर। देखिए मीटर क्यूब अपन किलोग्राम इंटू सेकंड स्क्वायर। अब देखिए मैच कर गया, यहाँ मीटर क्यूब है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है, यहाँ सेकंड स्क्वायर है, यहाँ सेकंड स्क्वायर है। अब मैच कर गया। अब इसको आपको चेंज करना है, मीटर क्यूब को किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 मीटर क्यूब होता है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब होता है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर 10⁻6 आ गया आपका। देखिए ये 10⁻6 आ गया। ये आपका ये 1 kg होता है, 1 किलोग्राम होता है 10⁻3 ग्राम। उस सेकंड स्क्वायर यहाँ पर है, सेकंड स्क्वायर यहाँ पर है। 10⁻3 पावर से 10⁻3 पावर यहाँ माइनस हो जाएगा। 10⁻3 में से -11 में से 3 निकल जाएगा, 10⁻8 बचेगा, तो हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब अपन ग्राम सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर क्यूब किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये आएगा एसआई सिस्टम में, ये आएगा एसआई सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब अपन ग्राम इंटू सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब अपन ग्राम इंटू सेकंड स्क्वायर, ये कैपिटल जी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका रहा सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट। अब हम थर्ड क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें वो क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ये प्रीवियस क्लास में भी क्वेश्चन नंबर 10 था जिसको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, तो हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। मीन्स हमें करना क्या है? न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालना है। क्या करना है? न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालनी है। तो चलो हम न्यूक्लियस की डेंसिटी कैसे निकालते हैं ये आप देखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन गिवन, लेट ए बी द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी अगर एलिमेंट होता है, सपोज कर लो हमने कोई एलिमेंट ZXA राइट किया, ये तो ये इसका मास नंबर होता है, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, ये इसका मास नंबर होता है, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को मोजेले ने डिस्कवर किया था, ठीक ना। मास नंबर को जे टॉमसन ने डिस्कवर किया था। तो ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। तो हमने मान लिया कि कोई एक एटम है जिसका ए जो है उसका मास नंबर है या एटॉमिक मास है। ए उसका मास नंबर है या एटॉमिक मास है। अब आपको ये बात पता है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, इतने एटॉमिक मास के बराबर मास को ग्राम में ले लें तो उसमें नंबर ऑफ एटम आवागैड्रो नंबर के बराबर होंगे। और 1 एटम में 1 न्यूक्लियस होगा, तो जितने एटम होंगे उतने ही न्यूक्लियस होंगे।
किसी भी एलिमेंट के अगर हम एटॉमिक मास के बराबर अगर मास ले लें ग्राम में, तो उसमें नंबर ऑफ एटम जो है अवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। किसी भी एलिमेंट के अगर एटॉमिक मास के बराबर मास ग्राम में ले लिया जाए तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स अवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो अगर हम 1 ग्राम ले लें अगर किसी भी एलिमेंट का, तो उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होंगे? अवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे। कितने होंगे? अवोगाड्रो नंबर के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि अवोगाड्रो नंबर के बराबर न्यूक्लियस का जो मास होगा वो 1 ग्राम होगा। अवोगाड्रो नंबर के बराबर जो न्यूक्लियस होगा उसका मास 1 ग्राम होगा। तो 1 न्यूक्लियस का मास कितना हो जाएगा? 1 न्यूक्लियस का मास कितना हो जाएगा? अवोगाड्रो नंबर के बराबर जब आप न्यूक्लियस ले लेंगे तो उसका मास 1 ग्राम होगा। तो आपका 1 न्यूक्लियस का मास कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास अपन अवोगाड्रो नंबर इतने ग्राम हो जाएगा, ए अपन यानी 1 ग्राम हो जाएगा। ए जो है एटॉमिक मास है यानी अवोगाड्रो नंबर है, जी ग्राम है, इतने ग्राम हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का होता है, इसकी रेडियस r है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी न्यूक्लियस की हो जाएगी मास ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियस अपन वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियस। मास ऑफ सिंगल न्यूक्लियस हो जाएगा a अपन Na और वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो डेंसिटी आ जाएगी न्यूक्लियस की 3a/4 पाई Na इंटू आर क्यूब। यहाँ a उसका एटॉमिक मास है, Na अवोगाड्रो नंबर है, r रेडियस है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि न्यूक्लियस की रेडियस कैसे हम कैलकुलेट करें। अभी आप 12th क्लास में जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ r रेडियस कैलकुलेट करने का एक फार्मूला आएगा। ये देखिए, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। रेडियस कैसे कैलकुलेट करें? r इक्वल टू r नॉट a टू द पावर 1/3। r इक्वल टू r नॉट a टू द पावर 1/3। यहाँ a क्या है? मास नंबर है। r क्या है? रेडियस है। r नॉट क्या है? कांस्टेंट है। r नॉट क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ से हो जाएगा, क्यूब कर दीजिए बोथ साइड का, r क्यूब इक्वल टू r नॉट क्यूब a टू द पावर 1/3 होल क्यूब आ जाएगा। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब आ जाएगा r नॉट क्यूब इंटू a। वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई r नॉट क्यूब इंटू a। इसका मतलब हो गया किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है उसके मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है उसके मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। v प्रोपोर्शनल डायरेक्टली a होता है। अब यहाँ पर r नॉट एक कांस्टेंट है। r नॉट क्या है? एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 1.2 फर्मी होती है। क्या होती है? r नॉट एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.2 फर्मी होती है। अब आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए तो न्यूक्लियस की डेंसिटी आ जाएगी रो एन। रो मतलब डेंसिटी, एन मतलब न्यूक्लियस की। रो मतलब डेंसिटी, एन मतलब न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की डेंसिटी या नाभिक का घनत्व आ जाएगा 3 इंटू a/4 इंटू पाई Na r नॉट क्यूब इंटू a कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ कहीं मास नंबर नहीं आया है, यहाँ कहीं मास नंबर नहीं है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी ना तो उसके रेडियस पर डिपेंड करती है ना उसके मास नंबर पर डिपेंड करती है। इसका मतलब सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, चाहे वो हीलियम का न्यूक्लियस हो, चाहे यूरेनियम का हो, चाहे थोरियम का हो, चाहे नेपच्यूनियम का हो, चाहे प्लूटोनियम का हो। सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है। वो उनके ना मास नंबर पर डिपेंड करती है ना उनके रेडियस पर डिपेंड करती है। तो रो एन प्रोपोर्शनल a टू द पावर 0। a टू द पावर 0 मतलब उनके मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। अब देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे। डेंसिटी हो जाएगी रो एन इक्वल टू 3/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। अवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, लेकिन यहाँ हमने 26 रखा है। रीजन क्या है? यहाँ पर हमने ग्राम को जो है वो केजी में लिया है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये आपका 10⁻26 आ जाएगा। ये 1.2 फर्मी होता है, 1 फर्मी होता है 10⁻15 मीटर, तो 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर का होल क्यूब आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा न्यूक्लियस की डेंसिटी 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये न्यूक्लियस की डेंसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? न्यूक्लियस की डेंसिटी आ जाएगी। और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है। न्यूक्लियस की डेंसिटी पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है। इससे ज्यादा डेंसिटी पूरे यूनिवर्स में किसी की नहीं होती है।
अर्थ की डेंसिटी होती है 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब क्या हुआ, 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर ब्रेथ में, 1 मीटर डेप्थ में अगर आप अर्थ को खोद डालिए उस तो आपको 5500 किलोग्राम मिट्टी मिलेगी। वाटर की डेंसिटी होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मीन्स 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा अगर कोई टैंक हो तो उसमें 1000 किलोग्राम वाटर आएगा। आइस की डेंसिटी होती है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वुड की डेंसिटी होती है 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कार की डेंसिटी होती है 600 किलोग्राम मीटर क्यूब। ये आपकी डिफरेंट डेंसिटी हैं। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है। तो अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम कम होगा। अगर पूरी अर्थ की डेंसिटी न्यूक्लियस की डेंसिटी के बराबर हो जाए, अगर पूरी अर्थ की डेंसिटी न्यूक्लियस की डेंसिटी के बराबर हो जाए तो पूरी अर्थ एक सुई की नोक में आ जाएगी। पूरी अर्थ एक सुई की नोक में आ जाएगी। अगर पूरी अर्थ की डेंसिटी न्यूक्लियस की डेंसिटी के बराबर आ जाए तो पूरी अर्थ एक सुई की नोक में आ जाएगी। तो ये रहा न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालने का मेथड। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी का। इसको फिर हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करते हैं।